नमस्कार। शास्त्रीय आयुर्वेद के चैनल में मैं डॉक्टर घनश्याम आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे त्वचा की एक बीमारी एक्जिमा के बारे में। एक्जिमा रोग में त्वचा पर रूखापन, चकत्ते, पपड़ी बनना और खुजली चलना ये मुख्य लक्षण आते हैं। तो इस तरह से ये एक एलर्जिक त्वचा रोग है जो कि आजकल भारत में बहुत ज्यादा फैल रहा है। बहुत ज्यादा इसके रोगी पाए जा रहे हैं। तो आइए अब चर्चा करते हैं एक्जिमा के कारणों के बारे में कि एक्जिमा होता किन कारणों से है। तो इसके कारणों में मुख्य रूप से एलर्जिक रिएक्शन जिम्मेदार होती है। एलर्जिक रिएक्शन कैसे? किसी भी एलर्जन जो कि एलर्जिक रिएक्शन पैदा करते हैं जिसकी वजह से अपनी इम्यून रिस्पॉन्स बॉडी की उन एलर्जेंस के प्रति बनती है। तो ऐसे कुछ कारक होते हैं जैसे पराग कण जो अपने पुष्प होते हैं उसके पराग होते हैं, उसके पराग कण जो है वो एलर्जिक रिएक्शन अपने त्वचा में पैदा कर सकते हैं। कुछ प्रदूषण वगैरह जो है अगर बढ़ जाए वातावरण में उसकी वजह से भी एलर्जिक रिएक्शन क्रिएट हो जाता है स्किन में। और वातावरणीय धुआं, धूल या फिर कोई विशेष कपड़ा, विशेष साबुन, कुछ इत्र या सेंट जो अपन बॉडी पर काम में लेते हैं उनकी वजह से भी एलर्जिक रिएक्शन क्रिएट हो सकता है। तो उस एलर्जिक रिएक्शन की वजह से शरीर में एक्जिमा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एक्जिमा के जो लक्षण है वो दिखने लग जाते हैं। एक इसका दूसरा कारण जेनेटिक भी होता है, यानी अगर माता पिता को एक्जिमा है तो अधिकतम चांसेस होते हैं कि उनके बच्चों में भी ये लक्षण आ जाते हैं। तो ये जेनेटिक कारण हुआ। कुछ अपना व्यवहारिक कारण है, जैसे कि अगर कोई तनाव में रहता है, टेंशन में रहता है, स्ट्रेस में है, या फिर किसी को अनिद्रा का रोग है, नींद कम आती है, या मानसिक रोग जिनको हैं जैसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वगैरह जिनको हैं उनको भी एक्जिमा होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से ये कुछ सामान्य कारण हैं जिनकी वजह से ये एक्जिमा की कंडीशंस बनती हैं। तो अब इसमें एक बात आती है कि क्या एक्जिमा एक ऑटो इम्यून डिजीज है, यानी कि शरीर के अंदर ही अपनी इम्यूनिटी अपने ही त्वचा के प्रति बनती है? तो जवाब है नहीं। सोराइसिस की तरह एक्जिमा एक ऑटो इम्यून बीमारी नहीं है। सोराइसिस एक ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें अपने ही शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम अपने ही त्वचा के प्रति इम्यूनिटी बनाने लग जाता है। लेकिन एक्जिमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें किसी बाहरी कारक के द्वारा शरीर में एलर्जिक रिएक्शन होता है और उस एलर्जिक रिएक्शन की वजह से जो है एक्जिमा के लक्षण अपने स्किन में दिखने शुरू होते हैं। मतलब एक्जिमा एक किसी न किसी बाहरी एलर्जिक कारक के वजह से क्रिएट होता है अपने शरीर में, और जबकि सोराइसिस जो है वो अपने शरीर के अंदर के ही इम्यूनिटी सिस्टम की वजह से क्रिएट होता है। एक दूसरी बात आती है कि क्या यह रोग, ये एक्जिमा रोग संक्रामक है? क्या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है? तो जवाब है नहीं। ये फंगल इन्फेक्शन की तरह नहीं है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ बैठने, खाने या फिर कपड़ा यूज करने, इन सब कारणों से ये किसी दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। ये मतलब ये संक्रामक रोग नहीं है। तो अब हम चर्चा करते हैं एक्जिमा के प्रकारों के बारे में, यानी कि एक्जिमा कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें जो मोस्ट कॉमन या सबसे जनरल रूप से जो एक्जिमा पाया जाता है वो होता है एटोपिक डर्मेटाइटिस। एटोपिक डर्मेटाइटिस मुख्य रूप से बच्चों में पाया जाता है और उम्र बढ़ने के साथ, ये व्यस्त होने के साथ इसके लक्षण कम होते जाते हैं और ये चला जाता है शरीर से। तो ये है सबसे कॉमन जो प्रकार है वो है एटोपिक डर्मेटाइटिस। फिर दूसरा आता है डिसहिड्रोटिक एक्जिमा। ये मुख्यतः महिलाओं में होता है और फफोलों के रूप में बनता है। फिर तीसरा आता है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का मतलब होगा किसी चीज के कॉन्टैक्ट की वजह से हो जाना, जैसे किसी विशेष कपड़े, जैसे ऊनी कपड़े से बहुत लोगों को हो जाता है, किसी विशेष साबुन या सेंट, इत्र वगैरह के यूज से किसी को हो जाए तो वो होगा कॉन्टैक्ट, यानी किसी चीज के संपर्क में आने से जो एक्जिमा बनता है उसको कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस बोलते हैं। फिर एक प्रकार और होता है जिसको हैंड डर्मेटाइटिस बोलते हैं। ज्यादातर मुख्य रूप से हाथों में यह पाया जाता है। इसके अलावा एक और प्रकार है जिसको सिबोरिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं। सिबोरिक डर्मेटाइटिस में क्या रहता है कि अपने शरीर की जो सिबेसियस ग्लैंड होती हैं, जो तेल ग्रंथियां होती हैं जिसकी वजह से चिकनाहट अपने स्किन में आती है,
तो वो सीबेसियस ग्लैंड का सिक्रेशन बढ़ जाता है। उसकी वजह से क्या रहता है कि फोड़ी निकलती हैं। फोड़ी जैसे इसमें बनते मुख्य रूप से सर में हो जाता है। ये फोड़ी के रूप में छोटी छोटी फोड़ियां जो है उसमें सर में स्कैल्प में बनती है और त्वचा ज्यादा ऑयली हो जाती है, तैलीय त्वचा हो जाती है। तो इस तरह से मुख्य रूप से ये 5 प्रकार हैं जो एक्जिमा के प्रकार के रूप में वर्णित हैं। और अब हम चर्चा कर लेते हैं कि इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या हैं। एक्जिमा के जो डायग्नोस्टिक टेस्ट वो क्या है, किस टेस्ट से हम पता कर सकते हैं कि हमें एक्जिमा की तकलीफ है। तो इसमें मुख्य रूप से 2 टेस्ट कराए जाते हैं। एक तो जो एलर्जी टेस्ट होता है जिसमें शरीर को किन किन चीजों से एलर्जी है इन चीजों का पता चलता है। तो वो ब्लड का सैंपल लेके एलर्जी टेस्ट करवाया जाता है। तो जिन जिन चीजों से हमारे शरीर में एलर्जिक रिएक्शन होता है उसमें वो एक लिस्ट हमें दे दी जाती है कि इन इन चीजों से आपको एलर्जी है। ये खाने की चीजें हैं, ये कॉन्टेक्ट वाली चीजें हैं, ये वातावरणीय कारक है। तो वो सारी लिस्ट अपने सामने आ जाती है। और दूसरा इसका टेस्ट होता है बायोप्सी। बायोप्सी में क्या रहता है कि अपना जहां एक्जिमा हो रखा है वहां का एक त्वचा का टुकड़ा लेकर और लैब में भेजा जाता है सैंपल के रूप में। उसके बाद में उसकी जांच होती है और उसमें देखा जाता है कि किस तरह की कोशिकाएं वहां पर फैल रही हैं। तो उसमें भी पता चलता है कि ये एक्जिमा है कि सोराइसिस है। तो अगर एक्जिमा है तो वो हमें रिपोर्ट मिल जाती है कि ये एक्जिमा की सेल्स हैं। तो अब हम चर्चा करते हैं सोराइसिस रोग की चिकित्सा या उपचार के बारे में। चिकित्सा उपचार में सर्वप्रथम हम अंग्रेजी चिकित्सा या एलोपैथी उपचार के बारे में चर्चा करेंगे। एलोपैथी उपचार मुख्य रूप से हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक जो दवाइयां दी जाती हैं जो लोकल टॉपिकल यानी कि लगाने के लिए, लगाने की क्रीम ऑइंटमेंट वगैरह जो दिए जाते हैं वो लोकल, और दूसरी होती है ओरल। लोकल क्रीम में मुख्य रूप से स्टीरॉयड क्रीम दी जाती हैं जो कि अपना एलर्जी रिएक्शन जो जिस भी एलर्जन के प्रति हमारे त्वचा या स्किन में बन रहा है उस एलर्जिक रिएक्शन को वो कम करती हैं। तो वो स्टीरॉयड क्रीम इसमें दी जाती हैं। दूसरा, रूखापन रोकने के लिए इसमें मॉइस्चराइजर क्रीम दी जाती है। तो ये तो हो गया टॉपिकल। दूसरा होगा ओरल या मुंह से खाने वाली जो दवाइयां दी जाती हैं उनमें मुख्य रूप से एंटी एलर्जिक दवाएं होती हैं जो एलर्जिक रिएक्शंस को रोकती हैं। एंटी हिस्टामिन दवाइयां होती हैं जो अपने हिस्टामिन जो तत्व होता है जो एलर्जिक रिएक्शन के फलस्वरूप अपने शरीर में बनता है, तो वो हिस्टामिन को रोकने के लिए औषधियां रहती है एंटी हिस्टामिनिक, वो गोलियां दी जाती हैं। तीसरा, जो एंटी इन्फ्लामेटरी जो इन्फ्लामेशन रोकने के लिए जो गोलियां होती हैं वो उसमें दी जाती हैं। तो इस तरह से ये ओरल और टॉपिकल दोनों तरह से दवाइयां दी जाती हैं जो कि इस रोग के लक्षणों को कम करने में मदद करती है। लेकिन ये दवाइयां सिर्फ लक्षणों को कम करती हैं, ना कि उस रोग को जड़ से मिटाती हैं। क्योंकि रोग का कारण क्या है, एलर्जिक रिएक्शन हो रहे हैं, किसी भी एलर्जन के प्रति हमारे शरीर में एलर्जिक रिएक्शन होते हैं, उसके बाद में एक्जिमा बनता है। तो जो मुख्य कारण है वो इससे नहीं रुकता है। जब तक अपन दवाई उसकी लेंगे तो अपना वो लक्षण वगैरह जो है वो कंट्रोल में रहेंगे। जैसे दवाई बंद कर देंगे एंटी एलर्जिक तो वो एलर्जिक रिएक्शन दोबारा चालू हो जाएंगे, तो एक्जिमा के लक्षण दोबारा हमारे त्वचा में दिखने शुरू हो जाते हैं। तो ये तो हुई चर्चा एलोपैथी उपचार के बारे में। और अब हम चर्चा करते हैं एक्जिमा के आयुर्वेदिक उपचार के बारे में। एक्जिमा के आयुर्वेदिक उपचार में मुख्य रूप से हमें बात जाननी चाहिए कि एक्जिमा को आयुर्वेद में किस दोष की वजह से होना बताया गया है। तो एक्जिमा एक त्वचा रोग है। दूसरी बात, ये एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होने वाला रोग है। तो आयुर्वेद में इसको एक पित्तज व्याधि बताई गई है। जैसे कि शरीर में 3 मुख्य रूप से दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ। तो ये जो एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होने वाले त्वचा रोग है ये पित्तज रोग है। शरीर में पित्त के बढ़ जाने की वजह से ये रोग होते हैं। तो इसकी चिकित्सा करने के लिए अपने को बढ़े हुए पित्त दोष को शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा। अगर हमने बढ़े हुए पित्त दोष को शरीर से बाहर निकाल दिया तो एक्जिमा का जड़ से उपचार संभव है। तो आयुर्वेद में एक्जिमा की चिकित्सा 2 तरह से की जाती है। एक तो जो उसमें दवा चिकित्सा होती है जो कि बढ़े हुए पित्त दोष को कम करने में मदद करती है। तो दवाएं जो हैं ओरल जो मुंह से खाने वाली दवाएं हैं वो इसमें मदद करती हैं। दूसरा, कुछ लोकल टॉपिकल लगाने वाले ऑइंटमेंट और ऑयल होते हैं जो इसमें दिए जाते हैं।
तो ये तो हुई शमन चिकित्सा, यानी कि बढ़े हुए पित्त दोष को शांत करने के लिए कुछ औषधियां दी जाती हैं जो अपने बढ़े हुए पित्त दोष को शमन या शांत करती हैं। दूसरी इसमें चिकित्सा होती है शोधन चिकित्सा, जिसे पंचकर्म भी बोलते हैं। तो बढ़े हुए पित्त दोष को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है, जड़ से बाहर निकालने वाली जो प्रक्रिया है, उसको पंचकर्म बोलते हैं। तो पंचकर्म में होता क्या है, इसमें 3 चिकित्साएं मुख्य रूप से दी जाती हैं। सर्वप्रथम इसमें अभ्यंगम चिकित्सा होती है, जिसमें कुछ आयुर्वेदिक तेल तैयार किए जाते हैं एक्जिमा के लिए, और उसका पूरे शरीर पर लेप करके और मसाज प्रोसीजर चलती है करीबन 45 मिनट तक। तो ये पहली प्रोसीजर हो गई अभ्यंगम। अभ्यंगम के बाद में सेकंड प्रोसीजर होती है स्वेदन। स्वेदन से क्या होता है कि स्टीम चैम्बर रहता है, उसमें व्यक्ति को, रोगी को उसमें लेटा दिया जाता है और दवाइयों की भाप उसमें भरी जाती है। तो इससे क्या होता है कि हीट थेरेपी शरीर को लगती है, शरीर से पसीना निकलता है, शरीर की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ती है। एक जो अपन ने लेप, तेल का जो लेप लगाया है त्वचा पर, वो अपने डीप टिश्यू में एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि त्वचा इसमें नरम पड़ जाती है। तो सेकंड प्रोसीजर ये हो गई, 15-20 मिनट का एक प्रोसीजर होता है जिसको स्वेदन बोलते हैं। तीसरी प्रोसीजर होती है बस्ती। बस्ती चिकित्सा में क्या रहता है कि एक्जिमा या एलर्जिक रिएक्शन पे काम करने वाली कुछ आयुर्वेदिक औषधियां होती है, उनके काढ़े तैयार किए जाते हैं और उनका एक घोल या मिश्रण तैयार करके एक दवा तैयार की जाती है। उस दवा को लेट्रिन के रास्ते से या एनल रूट के थ्रू दवाई को अंदर छोड़ा जाता है। वो क्या है कि वो दवाई का एब्जॉर्प्शन अपनी बड़ी आंत में सबसे अच्छे से हो जाता है, इसलिए बस्ती चिकित्सा इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। वो तुरंत अपने बड़ी आंत से अवशोषित होकर अपने ब्लड में मिक्स होती है और शरीर में जो एलर्जिक रिएक्शन हो रहे हैं, त्वचा पर जो उसके लक्षण आ रहे हैं, वो उसको शांत करने में मदद करता है। तो इस तरह से ये 3 प्रोसीजर चलते हैं, करीबन 7-8 दिनों तक अपन ये प्रोसीजर चलाते हैं। इसके बाद में एक चिकित्सा होती है जिसको विरेचन चिकित्सा बोलते हैं। विरेचन चिकित्सा में क्या रहता है कि कुछ औषधियां तैयार करके सुबह खाली पेट में अपने को पीनी होती है, उसमें पिलाई जाती है। पीने के बाद में थोड़े से लूज मोशन या दस्त लगते हैं। दस्त के साथ अपना शरीर का जो बढ़ा हुआ पित्त दोष है वो शरीर से बाहर निकलता है, टॉक्सिन शरीर से बाहर निकलते हैं जिनकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन हो रहे हैं। तो इस तरह से ये बढ़े हुए पित्त दोष को शरीर से पूर्ण रूप से बाहर निकाल देता है और अपना जो रोग है एक्जिमा, जो कि बढ़े हुए पित्त दोष की वजह से हो रहा है, वो बिल्कुल शांत हो जाता है, जड़ से जो है वो खत्म हो जाता है। तो इस तरह से ये शोधन चिकित्सा या पंचकर्म चिकित्सा ये पूर्ण होती है। तो अब बात करते हैं कि आप ये चिकित्साएं ले कैसे सकते हैं। अगर आप जयपुर या जयपुर के आसपास रहते हैं तो आप हमारे जयपुर स्थित हॉस्पिटल में आके दिखा सकते हैं, यहाँ से परामर्श ले सकते हैं। फिर जैसा भी आपका उपचार रहेगा, आप दवा उपचार चाह रहे हैं या फिर पंचकर्म उपचार चाह रहे हैं, वो आपको यहाँ से उपचार बता दिया जाएगा, आप यहाँ से उपचार करवा सकते हैं। अगर आप जयपुर से दूर रहते हैं या जयपुर नहीं आ सकते हैं तो आप अपना परामर्श फोन पर या वीडियो कॉल के माध्यम से भी कर सकते हैं। आप अपने जो भी त्वचा रोग है, एक्जिमा, सोराइसिस, जो भी तो आपके त्वचा रोग हैं, उसकी साफ फोटो खींच के व्हाट्सएप कर सकते हैं और उसको स्टडी करने के बाद में हम आपको उससे संबंधित उपचार, जो उसका बेस्ट उपचार जो रहेगा, वो हम आपको व्हाट्सएप पर बता देंगे। और वो उपचार आप अपने कुरियर के माध्यम से भी मंगा सकते हैं। अपने दवा उपचार जो है अपने दिए गए पते पर आप अपना पता लिखकर भेज सकते हैं, उस पर आपको आपका उपचार का जो कोर्स है, दवाइयों का कोर्स है, वो आपको भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से आप ऑनलाइन भी परामर्श करके अपना उपचार करवा सकते हैं और अपनी दवाइयां भी मंगवा सकते हैं। तो आज हमने चर्चा की है एक्जिमा रोग के बारे में, जिसके मरीज आजकल भारत में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। हमने एक्जिमा रोग के कारण, लक्षण व उपचार के बारे में चर्चा की। शास्त्रीय आयुर्वेद के चैनल के साथ बने रहिए। हम भविष्य में भी ऐसे ही रोग, उनके लक्षण, उपचार आदि की जानकारी आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।